हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। पिछले सेशन में हम लोग यूरोपीय कंपनियों के आगमन के बारे में जानकारी लिए थे। उसी का यह अगला वीडियो है। इसमें हम लोग ब्रिटिश विस्तार के बारे में जानकारी लेंगे पीटी और मेंस के पर्पज़ से। तो आइए हम लोग बिना देर किए हुए आज के टॉपिक जो पर हम लोग आगे चलते हैं। जो है आज का टॉपिक ब्रिटिश विस्तार के बारे में है, जो आपको आइकन में थंबनेल में दिख भी रहा होगा। आधुनिक भारत का इतिहास का ही एक टॉपिक है ब्रिटिश विस्तार। हम लोग इसी के बारे में आज के टॉपिक में जानेंगे। तो आइए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। तो आज का टॉपिक है ब्रिटिश विस्तार। ब्रिटिश विस्तार के अंतर्गत हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, पहले सिलेबस देख लेते हैं कि ब्रिटिश विस्तार में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। तो पहले तो हम लोग पढ़ेंगे कि 18वीं सदी में प्रमुख राज्यों एवं राजनीतिक दशाएं, मतलब उस समय के प्रमुख राज्य कौन कौन थे और उनकी राजनीतिक दशाएं क्या थी, तो ये पढ़ेंगे। फिर जो हम लोग पिछले टॉपिक में बात किए थे आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध, जो जिसको हम लोग कर्नाटक युद्ध भी बोलते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। फिर बंगाल विजय कराएंगे, प्लासी की लड़ाई, बक्सर युद्ध, द्वैध शासन, आंग्ल मैसूर युद्ध, आंग्ल मराठा युद्ध, उत्तर पश्चिमी विस्तार, अफगानिस्तान, सिंध, पंजाब। बट आज के सेशन में ये हमारा ब्रिटिश विस्तार का पूरा टॉपिक है। आज के चैप्टर में हम लोग पहला ये 18वीं सदी के प्रमुख राज्यों राजनीतिक दशाएं और कर्नाटक युद्ध ही दो ही चैप्टर पढ़ेंगे आज वाले में। अगले चैप्टर में फिर आएंगे बंगाल विजय, उसके बाद आंग्ल मैसूर युद्ध, ये आगे पढ़ेंगे। तो आज के लेक्चर में हम लोग कर्नाटक युद्ध और प्रमुख राज्य एवं राजनीतिक दशाओं के बारे में पढ़ेंगे। 18वीं सदी में 18वीं सदी में प्रमुख राज्य। तो इस समय आप लोग को पता होगा कि हमारा जो भारत है, जब अंग्रेज नहीं आए थे उस समय सबसे महत्वपूर्ण जो होते हैं मुगल वंश होते हैं, जिसको हम लोग मेडाइवल की जब क्लास होगी उसमें हम लोग इसके बारे में पढ़ लेंगे, मुगल वंश। तो मुगल वंश को हम लोग दो भाग में बांट के पढ़ते हैं, है ना। एक जो होता है 1526 से 1707 तक, और दूसरा जो होता है 1707 से 1858 तक। तो इसमें जो पहला भाग होता है ये होता है चरमोत्कर्ष का, मतलब मुगल वंश जब अपने पूर्ण जब शुरुआत होता है तब, और 1707 तक ये चरमोत्कर्ष पर आ जाता है। फिर जब उसकी मुगल कालीन जब सत्ता मतलब उस डिक्लाइन की तरफ होती है तब के 1707 से 1857 में जो अंतिम जो चरमोत्कर्ष का राजा माना जाता है, नवाब होते हैं, वो औरंगजेब होते हैं। औरंगजेब के बाद जो होता है, औरंगजेब के बाद इनकी सत्ता जो होती है डिक्लाइन होते जाती है। तो हम लोग इसी दो स्थितियों को हम लोग देखते हैं। तो पहला जब 1707 तक मुगलों का नियंत्रण जो था ना भारतीय उपद्वीप के एक बड़े भूभाग पर था, लेकिन विविध राजनीतिक कारणों से मुगलों का पतन हो गया। 1750 तक आते आते मुगलों की सत्ता जो थी वो दिल्ली और उसके आसपास के क्षेत्रों तक ही सिमट के रह गई थी। ठीक है। तो ये हम लोग देख 1750 तक, मतलब पहले इनका जो शासन था वो पूरे लंबे, ये कुछ पाकिस्तान का हिस्सा, भारत का, ये पूरे इनके अधिकार क्षेत्र में आता था। लेकिन 1750 आते आते इनका जो क्षेत्र होता है वो दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों तक सिमट के रह जाता है। 18वीं सदी के पूर्वार्ध में, ठीक है, मतलब 18वीं 1707 के लगभग में सदी के पूर्वार्ध एवं मध्य में 1750 तक उत्तर पश्चिम से विदेशी आक्रमण भी हो जाते हैं। जैसे आप लोग को पता होगा यहाँ से नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली का जो अफ़गान के साइड से आक्रमण होता है, ने भी मुगलों की स्थिति को कमज़ोर किया, बल्कि उत्तर पश्चिम और उत्तर भारत में राजनीतिक अस्थिरता भी पैदा कर दिया यहाँ पर, उत्तर भारत और उत्तर पश्चिम में। तो आक्रमण में जैसे हम लोग देखते हैं नादिर शाह 1739 में आक्रमण करता है। फिर 1748 से 67 के बीच अहमद शाह अब्दाली नाम के व्यक्ति ने आक्रमण किया, कई बार आक्रमण किया है। फिर मुगलों के पतन एवं राजनीतिक अस्थिरता के समय भारत में क्षेत्रीय राज्य का उदय होने लगा। मुगल का जब पतन हो रहा है तो उसी स्थिति में जो क्षेत्रीय राज्य है उनकी उदय होती है। मुगलों के अधिकारी जो होते हैं वो अपने केंद्रीय सत्ता को यानी मुगलों को चुनौती दे देते हैं, और स्थानीय महत्वाकांक्षी लोगों के साथ भी जो स्थानीय महत्वाकांक्षी लोग भी होते हैं उनके साथ शासन में, मुगलों के शासन में, वो भी अपना छोटा छोटा राज्य में अधिकार करने लगते हैं, स्वतंत्र हो जाते हैं, वो मुगलों की सत्ता को चुनौती देते हैं। इस स्थिति में बंगाल में नवाब का शासन हो जाता है, अवध में नवाब का शासन हो जाता है, बंगाल में भी नवाब का शासन होता है, अवध में नवाब का शासन होता है, दिल्ली से आगरा के बीच बीच जाटों का शासन हो जाता है। उसी में देखते हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश जैसे रुहेलखंड, जो आज का रायबरेली वाला क्षेत्र है, फर्रुखाबाद जो आज का कानपुर और आगरा का क्षेत्र है, इसमें भी अफ़गानों का शासन हो जाता है ना।
फिर राजस्थान में जो होते हैं मेवाड़, मरवाड़, आमेर तथा अन्य छोटे छोटे राज्यों का उदय हो जाता है। सिंध में अमीरों का उदय होता है। अमीर उनको बोलते हैं जो उच्च अधिकारी होते थे मुगलों के, उन्हीं को अमीर बोला जाता है। तो उनका उदय हो जाता है। अमीर जो होते हैं सिंध में, जो मुगलों के अधिकारी होते हैं, वही वहाँ पर अपना राज्य स्थापित कर लेते हैं। पंजाब में रणजीत सिंह के नेतृत्व में और 1790 में के दशक में एक शक्तिशाली राज्य का उदय हो जाता है। मराठा तो शक्तिशाली होते ही है जब रहते हैं। इनका जो इन भी एक शक्तिशाली राज्य बनाते हैं और इनके क्षेत्र बहुत बड़ा हो जाता है, जिसमें वर्तमान के महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश व उत्तरी कर्नाटक का कुछ भाग हो जाता है। तो ये मुगलों के बाद जो लोकल शासक होते हैं, भारतीय शासक होते हैं, उनमें मुगलों के बाद ये सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक है। तो शक्तिशाली राज्य के रूप में उभरते हैं। फिर हैदराबाद में निज़ाम आ जाता है, निज़ाम का शासन हो जाता है। मैसूर में हैदर अली, टीपू सुल्तान जैसे शासक बन जाते हैं, ये भी स्वतंत्र हो जाते हैं। कर्नाटक में भी नवाब आ जाते हैं। केरल, तमिलनाडु, त्रावणकोर भी छोटे छोटे राज्य अपना स्वतंत्र व्यवहार करने लगते हैं। तो इस तरह कुछ महत्वपूर्ण उस समय के राज्य होते हैं। तो एक बार फिर से रिकॉल करते हैं कि कौन कौन से थे। बंगाल में नवाब, अवध में नवाब, दिल्ली और आगरा के बीच जाट, पश्चिमी उत्तर प्रदेश रोहेलखंड एवं फर्रुखाबाद में जो होता है अफगान शासन हो जाता है। राजस्थान में मेवाड़, मरवाड़ और आमेर तथा अन्य छोटे छोटे राज्य हो जाते हैं। सिंध में मीरों का शासन हो जाता है। पंजाब में रणजीत सिंह का शासन हो जाता है। मराठा में मराठा शिवाजी वगैरह हो जाते हैं। मराठा में हैदराबाद में निज़ाम हो जाते हैं। मैसूर में टीपू सुल्तान हो जाते हैं और हैदर अली। ठीक। कर्नाटक में नवाब। केरल, तमिलनाडु, त्रावणकोर छोटे छोटे राज्यों में इनका उदय होता है। अगला उस समय ये देख लेते हैं, मैप में भी थोड़ा सा देख लेते हैं। तो बंगाल ये है, बंगाल, बिहार, कलकत्ता ये सब एक होता है। ठीक है। ये अवध हो गया। ये दिल्ली और आगरा के बीच जाट हो जाते हैं। ये रोहेलखंड, लखनऊ सब हो गया। अफगान का शासन रहेगा यहाँ। फिर राजपूताना में यहाँ आमेर, मारवाड़ हो जाएंगे। मराठा ये शासन हो जाएगा। हैदराबाद हो जाएगा। मैसूर इधर है, इधर त्रावणकोर है। ठीक है। ये कर्नाटक है। उस समय कर्नाटक इधर था, आज का कर्नाटक इधर पड़ता है ना। तो ऐसे कुछ है। ये जो मैप है 18वीं सदी के मध्य का मैप है, तो इसको आप लोग एक बार देख लेंगे। अब हम लोग जो देखते हैं राजनीतिक दशा क्या थी उस समय, जब 1857 में 18वीं सदी में जब मुगलों का पतन हो रहा था और अंग्रेज़ों का उदय हो रहा था, तो उस समय राजनीतिक दशा क्या थी भारत में, उसके बारे में हम लोग थोड़ी सी जानकारी लें। तो मुगल वंश के पतन, इसका मुख्य कारण था उत्तराधिकार का संघर्ष, दरबार में गुटबंदी, पारंपरिक सैन्य ढांचा, ये सारी चीज़ें थी जिसके वजह से मुगलों के पतन के वंश के पतन हो गया। भारत में बड़ी संख्या में क्षेत्रीय राज्यों का उदय हो गया था, है ना। 18वीं सदी के मध्य तक आते आते उत्तराधिकार के लिए भी राज्यों के बीच गठन और विघटन का कार्य जारी था। उनके बीच उत्तराधिकार का संघर्ष हो रहा था। एक उत्तराधिकार का संघर्ष तो पूरे भारत में एक समान की समस्या थी। लगभग हर एक जगह जो भी क्षेत्रीय राज्य होते थे, उनमें भी अगला शासक कौन होगा उसके लिए लेके कोई नियम कानून नहीं होता था। तो जो भी और वहाँ के लोग होते थे वो आपस में लड़ते रहते थे उत्तराधिकार के संघर्ष के लिए। उसके बाद दरबार में गुटबंदी भी एक आम समस्या थी। तभी तो वो मतलब अपने अपने राजनीतिक फ़ायदा के लिए किसी को भी राजा बनाने के लिए वहाँ के सैनिक उच्च अधिकारी जो होते थे अपने राजनीतिक फ़ायदा के लिए अपने मनपसंद लोगों को सपोर्ट करते थे और उनको राजा बना देते थे। उनकी जो पारंपरिक सैन्य ढांचा थे वो भी बहुत पहले जैसे तीर भाला से थी, है ना। अंग्रेज़ों के पास आधुनिक हथियार आ गए थे और उनके पास पारंपरिक सैन्य ढांचा थे उनका, तलवार वाले, भाला वाले, तो वो कहाँ टिकते बंदूक के सामने। मुगलों के पतन के पश्चात सर्वाधिक शक्तिशाली मराठा हो गए थे। ठीक है। अन्य क्षेत्रीय शासक जो थे शक्तिशाली मराठा थे, लेकिन मराठों का अपने आसपास के क्षेत्रों से कभी नहीं बनता था। वे चौथा सर देशमुखी जैसे जैसे टैक्स कर से चौथा सरदेशी से ही अपना आय ये लोग ज़्यादा कमाते थे। इसलिए क्या करते थे, पड़ोसी राज्यों पर ज़्यादा थोपते थे। तो इसलिए कोई कभी भी ये अपने पड़ोसी राज्यों के साथ मित्रवत संबंध बना ही नहीं पाए। तो मराठे का भी हो गया। जिन राज्यों की सीमाएं आपस में मिलती थी उनके मध्य भी टकराव की स्थिति बनी रहती थी कि कब कौन सा किस में घुस जाए, किसका ये थी, किसका ज़मीन हथिया ले। तो इसके वजह से भी आपस में जो अपने आसपास के जो राज्य होते थे वो एक हेय दृष्टि से देखते थे एक दूसरे को कि कब वो आक्रमण कर दे। मतलब एक डर का माहौल हो जाता था जब आपस में दो राज्य सटे होते थे। तो राजनीतिक
राजनीतिक एकता की कमी भी थी इनमें। ये जो भी अपना क्षेत्रीय राज्य थे इनमें एकता नहीं थी कि कोई इन पर आक्रमण करे बाहरी तो ये दोनों मिलके इनकी हेल्प कर दे, इन पर आक्रमण करे तो ये लोग मिलके हेल्प कर दे, इस पर आक्रमण हो तो ये दोनों मिलके हेल्प कर दे, ऐसी कोई इनमें राजनीतिक चेतना नहीं थी। इस वजह से भी अंग्रेज इन पर एक छोटे छोटे भाग में उनको उनको जीतना बहुत आसान था और छोटे छोटे भाग के रूप में जीतते हुए चले गए पूरे भारत की। तो राजनीतिक एकता की कमी दिखाई पड़ती है। नादिर शाह का भय बना रहता था, अहमद शाह अब्दाली का भय बना रहता था जैसे विदेशियों का, कि कब ये उत्तर पश्चिम से आक्रमण कर दे। तो इसके वजह से भी इधर के जो उत्तर पश्चिम के जो राज्य थे उनमें भय बना रहता था, उनकी अस्थिरता बनी रहती थी। इसी में एक यूरोपीय कंपनियों का आगमन हो जाता है विभिन्न प्रकार की, जो ये भी पहले तो आते हैं अपना व्यापार करने की वजह से, व्यापार करने के लिए, लेकिन जब यहाँ के आर्थिक राजनीतिक अस्थिरता को देखते हैं तो इसका ये लाभ उठा के ये भी अपना क्षेत्र विस्तार करने लगते हैं। इसी में जो होते हैं अंग्रेज और मराठा, अंग्रेज और अदर कंपनियां जिसमें अंग्रेज महत्वपूर्ण हो जाते हैं, उन्हीं के बारे में हम लोग देखेंगे, है ना। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यूरोपीय कंपनियां वही है कि क्यों आए थे, तो यूरोपीय कंपनियां कपड़ों और मसाला का व्यापार करने के लिए आई थी। ये एक निजी कंपनी होती है, मतलब पूरे अंग्रेज जो ब्रिटेन के कंपनी नहीं होती है, वहाँ के कोई लोकल लोगों की, मतलब वहाँ के लोकल निजी कंपनी होती है, ठीक है। व्यापारिक एकाधिकार के लिए आपस में लड़ते रहते हैं ये, आपसे जो भी कंपनियां होती हैं अलग अलग यूरोपीय कंपनियां जो भी होती हैं वो आपस में ही लड़ते रहती है। जैसे फ्रांस, अभी हम लोग थोड़ी देर में पढ़ेंगे कर्नाटक युद्ध, जिसमें फ्रांसीसी कंपनी और अंग्रेज दोनों आपस में लड़ेंगे, जिसमें अंग्रेजों की फाइनली फ्रांसीसियों की हार होती है और अंग्रेजों का जीत होगा, और यहाँ से ये भी फिर हट जाएंगे, केवल अंग्रेज बनेंगे। तो हम लोग ये कर्नाटक युद्ध में अभी पढ़ेंगे, है ना। तो अभी उसके बाद ये होता है कमजोर भूभाग पर अधिकार कर उपनिवेश बनाते थे, यही इनकी मुख्य एक तरह से इनका मुख्य कानून हो गया था, नियम हो गया था कि कमजोर भूभाग को देखो उस पर अधिकार कर लो, फिर उसमें अपना नियंत्रण स्थापित कर लेते थे। ऐसे कर करके पूरे भारत को जीत लेंगे। तो आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध जो था ये, जिसको हम लोग कर्नाटक युद्ध के नाम से भी जानते हैं, ठीक। तो कर्नाटक युद्ध बेसिकली जो हुआ था वो अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच हुआ था, अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच हुआ था, ठीक है। इन दोनों के बीच सर्वोच्चता का होड़ लगा था, कौन सर्वोच्च है, अंग्रेज अपने आप को सर्वोच्च बताते और फ्रांसीसी अपने आप को, है ना। तो दोनों के बीच सर्वोच्चता का होड़ लगा हुआ था। जैसे हम लोग को पिछले वाले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि उसमें अंग्रेज जो होते हैं वो डच होते हैं, पुर्तगालीज होते हैं, इनको 17वीं शताब्दी के अंत तक आते आते इनकी पत्ता साफ कर दिए होते हैं, ठीक है। 17वीं शताब्दी के अंत तक अंग्रेज जो पुर्तगाली और डच का और जो इनका महत्वपूर्ण प्रतिद्वंदी होते हैं उनके पत्ता साफ कर देते हैं। फिर 18वीं सदी में उभर के आता है फ्रांस, एक नया प्रतिद्वंदी जो अंग्रेजों को चुनौती देता है, उनके साथ सर्वोच्चता का दोनों के बीच में युद्ध होता है। इसी बीच में और जो फ्रांसीसी होते हैं हम लोगों ने देखा था पिछले क्लास में कि 1668 में इनकी पहली कंपनी जो होती है, व्यापारी की कोठी जो होती है, वो 1668 में सूरत में लगाई जाती है। 16 से 90 के बीच में कोलकाता में भी इनका, 1690 से 92 के बीच में कोलकाता में भी हो जाता है ना। इसके बीच में जो दोनों के बीच में संघर्ष का मुख्य कारण था वो व्यापार में एकाधिकार एवं राजनीतिक नियंत्रण करने के लिए था। किन के बीच, तो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी जो फ्रांसीसी कंपनी थी और ब्रिटिश इंडिया कंपनी जो कि अंग्रेजी कंपनी थी। किसके लिए युद्ध हो रहा था, तो व्यापार में एकाधिकार एवं राजनीतिक नियंत्रण के लिए, ठीक है। तो 3 महत्वपूर्ण युद्ध होता है किनके बीच, अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच 3 महत्वपूर्ण युद्ध होता है। कौन कौन होता है, कहाँ कहाँ होता है और कारण क्या होता है, यही देखेंगे। युद्ध कौन सा होता है, काल इनका क्या होता है, कारण क्यों, क्या कारण था कि युद्ध होता है, कैसे युद्ध समाप्त होती है, कौन सी संधि होती है, प्रमुख बातें हम लोग देखेंगे, ठीक। कर्नाटक युद्ध की तो पहला युद्ध जो होता है 1746 से 48 के बीच में होता है ना। तो इसमें क्या होता है 1746 और 48 के बीच में, ये ऑस्ट्रेलिया एक यूरोप का देश होता है जहाँ पर उत्तराधिकार का युद्ध चलते रहता है। तो ये किन के बीच में चलते रहता है, तो उत्तराधिकार का युद्ध जो होता है फ्रांसीसी और अंग्रेज़ों के बीच में, ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार के लिए दोनों के बीच में संघर्ष चलता है। और भारत में ये दोनों आमने सामने में होते हैं। फ्रांस पुदुचेरी में, पौंडीचेरी में फ्रांसीसी होते हैं और मद्रास में अंग्रेज होते हैं। तो जब यूरोप में इनका युद्ध होता है ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार के लिए, तो ये भारत में भी आमने सामने रहते हैं, तो भारत में भी ये लड़ने लगते हैं। इसमें क्या होता है, जिसमें एक्स ला सापेल की संधि होती है, कहाँ पर,
तो ये होती है एक्सलासफेल जो यूरोप में होता है 1748 में, और इसके बाद ये युद्ध समाप्त हो जाता है। इसमें एक युद्ध होता है सेंट थॉमस का युद्ध, या इसी को बोलते हैं हम लोग अडियार का युद्ध। तो इसमें क्या होता है कि फ्रांस जो होता है ये जो वहाँ का राजा होता है, ठीक ना, नवाब होता है कर्नाटक का, ये पुडुचेरी भी जो होता है वो भी कर्नाटक में ही आता है, और मद्रास भी कर्नाटक में ही आता है। तो दोनों को पता होता है वहाँ के राजा को कि दोनों लड़ जाएंगे कहीं, ऐसा उनको प्रतीत होता है, इसलिए दोनों से ये अपील करते हैं कि कर्नाटक में युद्ध नहीं होना चाहिए। लेकिन डुप्ले उस समय के रहते हैं जो फ्रांसीसी गवर्नर होते हैं, वो मद्रास पर आक्रमण कर देते हैं, यह कहते हुए कि मद्रास जीत के फिर से हम नवाब को दे देंगे। तो वो तो मद्रास तो जीत लेते हैं, लेकिन नवाब को नहीं देते हैं मद्रास को। तो इसके वजह से जो नवाब के पुत्र होते हैं महफूज खान, कौन, महफूज खान, वो एक विशाल सेना लेके अंग्रेजों फ्रांसीसियों पर आक्रमण कर देते हैं। इस युद्ध में जो होता है नवाब हार जाता है, और वो छोटा सा एक सेना लेके भी जीत जाता है। इसी युद्ध को हम लोग अडियार का युद्ध या सेंट टॉमे का युद्ध कहते हैं, ठीक है। तो इसी तरह जो दूसरा जो युद्ध होता है वो 1749 से 1754 के बीच में होता है, जिसमें हैदराबाद और कर्नाटक का उत्तराधिकार चल रहा है। मतलब यहाँ पर हैदराबाद और कर्नाटक के बीच में यहाँ पर कोई विदेशी युद्ध नहीं था, ये भारत में ही हो रहा था। हैदराबाद में भी उत्तराधिकार का युद्ध चल रहा था, और कर्नाटक में भी उत्तराधिकार का युद्ध चल रहा था। कर्नाटक में हैदराबाद में जो थे वो किन के बीच हो रहा था, तो एक नादिर जंग थे और दूसरा मुजफ्फर जंग थे। इन दोनों के बीच युद्ध हो रहा था हैदराबाद में। किसके बीच, तो नासिर जंग और मुजफ्फर जंग। अंग्रेज जो थे वो नासिर जंग के साथ थे, और मुजफ्फर जंग के साथ फ्रांसीसी थे। इसी तरह कर्नाटक में अनवरुद्दीन के साथ अंग्रेज थे, और चंदा साहिब जो थे उनके साथ फ्रांसीसी थे। ये दोनों के बीच में युद्ध हो रहा था उत्तराधिकार का, जिसमें पौंडीचेरी का युद्ध संधि होता है, और इसके साथ 1755 में और युद्ध जाके समाप्त होता है, ठीक है। और अंबूर का युद्ध, इसमें एक घटना होती है जिसमें फ्रेंच गुट बनते हैं एक, और अंग्रेजी गुट हम लोग देख लिए। फ्रेंच गुट किसके साथ थे और अंग्रेजी गुट किसके साथ थे। फ्रेंच गुट में थे मुजफ्फर जंग और चंदा साहब, और अंग्रेजी गुट के थे नासिर जंग और अनवरुद्दीन, ठीक है। इसमें एक घटनाक्रम होता है 1749 में अंबूर की लड़ाई होती है। कितने, 1749 में। इसमें फ्रांसीसी गुट की जीत हुई, और इसके बदले में फ्रांसीसियों को क्षेत्रीय और आर्थिक लाभ भी हुआ। डुप्ले के नेतृत्व में ये जीत मिली थी फ्रांसीसियों को। और विपरीत स्थितियों में इस समय तक जो अंग्रेजों के साइड से क्लाइव आ गए थे नेतृत्व में, तो वो कर्नाटक में अंग्रेजों को सफलता मिली थी। विपरीत परिस्थिति थी, किसी तरह अंग्रेजों ने वहाँ जीत दर्ज की। तो किसके वजह से, तो क्लाइव से। क्लाइव को याद रखिएगा, ये विपरीत परिस्थितियों में जीत दिलाते हैं, यानी कुछ उनमें होती है, यही आगे चलकर नवाब में भी एक संधि होगा, उसमें क्लाइव का महत्वपूर्ण रोल होगा। क्लाइव आगे महत्वपूर्ण हो जाएंगे, ठीक है। तो क्लाइव का नाम बहुत बार आएगा, तो इनके लिए इस नाम से आप लोग परिचित होंगे, ठीक। तीसरा युद्ध देखते हैं 1756 से 1763 के बीच। ये यूरोप में एक सप्तवर्षीय युद्ध स्टार्ट होता है, जिसमें भारत में जहाँ जहाँ फ्रांस और अंग्रेज दोनों जहाँ थे वो आपस में लड़ने लगते हैं। 1756 में अमेरिका व अन्य क्षेत्रों में सप्तवर्षीय युद्ध चल रहा था, ठीक है। युद्ध कहा जाता है अमेरिका और अन्य क्षेत्रों में। 1760 में इसमें घटनाक्रम जो होता है, 1760 में एक वांडीवास की लड़ाई होती है। ब्रिटिश सेनापति आयरकोट और फ्रांसीसी गवर्नर लाली बन जाते हैं। दोनों मिलकर युद्ध लड़ते हैं, लेकिन लाली इसमें पराजित हो जाते हैं। यह भारत में फ्रांसीसियों का निर्णायक पराजय मानी जाती है। और इसी तरह 1763 में इनके बीच में पेरिस की संधि होती है, और युद्ध समाप्त होता है, ठीक। अच्छा, ये इसमें एक बात ध्यान रखने वाली है कि जो पहला युद्ध, ठीक है, और तीसरा युद्ध जो होता है, ये इनके अंग्रेज और फ्रांसीसियों की आपसी संघर्ष होता है, जिसके लिए ये यूरोप में इनकी संधि होती है और युद्ध समाप्त होता है। इसमें एक स्लास अपेल की संधि होती है, और इसमें पेरिस की संधि होती है। लेकिन जो दूसरा युद्ध होता है, सेकंड युद्ध, ये भारत की परिस्थितियों के कारण होता है, इसलिए यहाँ पर भारत में ही संधि होती है, पौंडीचेरी की संधि। तो इस तरह हम लोगों ने कर्नाटक युद्ध देख लिया। अब कर्नाटक युद्ध से हम लोग ये देखते हैं कि कर्नाटक युद्ध से ब्रिटिश विस्तार के दृष्टिकोण से कर्नाटक युद्ध कैसे महत्वपूर्ण होता है ना। अंग्रेजों का भारत में ब्रिटिश विस्तार के दृष्टिकोण से देखेंगे कर्नाटक युद्ध का क्या महत्व था। तो इसमें हम लोग पहला देखते हैं
अंग्रेज़ों ने अपनी महत्वपूर्ण प्रतिद्वंदियों को हराया। ठीक है, कौन सा महत्वपूर्ण प्रतिद्वंदी था? तो डच और पुर्तगालियों के बाद ये फ्रांसीसी जो महत्वपूर्ण प्रतिद्वंदी आया था, उसको तीसरे युद्ध में ये लोग हरा देते हैं। दूसरा होता है युद्ध में भारतीय सैनिकों का महत्व। इसमें भी इन्होंने देखा जो जब युद्ध हो रहा था तो अंग्रेज की साइड से भी भारतीय होते थे और फ्रांसीसियों की साइड से भी भारतीय होते थे, और ये दोनों भारतीय आपस में ही लड़ जाते थे। तो इससे इनको एक महत्व पता चला कि भारतीय सैनिक जो होंगे आगे भी इनके लिए उपयोगी होंगे। फिर अगला जो होता है राष्ट्रीय चेतना के अभाव का पता चलता है। जाहिर सी बात है, यहाँ भारतीय आपस में ही लड़ रहे हैं विदेशियों के लिए, तो इससे भी पता चलता है कि इनमें राष्ट्रीय चेतना की कमी थी, और ये भी अनुभव इनको आगे चल के बहुत ही लाभदायक होगा, है ना। आधुनिक हथियार का महत्व। इनके पास जो छोटी छोटी सेना होती थी और इनके पास आधुनिक हथियार होते थे अंग्रेज़ों के पास, और यहाँ के जो पारंपरिक जो यहाँ के जो सैनिक होते थे वो परंपरागत हथियारों से लड़ते थे, जैसे भाला तलवार से। तो उसके एवज में आधुनिक हथियारों का महत्व ज़्यादा था, तो इसका भी इनको ये देखने को मिला कि आधुनिक हथियार इनके लिए महत्व रखते हैं। फिर उत्तराधिकार के युद्ध के अवसर के रूप में देखा, जैसे इन्होंने देखा कि उत्तराधिकार के लिए लोग आपस में लड़ते रहते थे और ये जाके सपोर्ट करते थे, फिर उनको जिता के जो कमज़ोर पक्ष होते थे उनके साइड से जिता के उनसे लाभ वसूलते थे, लाभ लेते थे, कभी ज़मीन ले लेते, कभी पैसा। तो वो एक इनके लिए ये भी महत्वपूर्ण था, आगे भारत के विस्तार नीति में इसका भी उपयोग करेंगे ये लोग। राजनीतिक एकता की कमी थी, वो हम लोग देखे छोटे छोटे राज्यों को ये जीतते जाएंगे, ऐसा नहीं होगा कि पड़ोसी राज्य उस राज्य को, भारतीय राज्य को बचाए, क्योंकि इनमें एकता की कमी थी, तो ऐसा नहीं होता था। और लास्ट है अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों का समझ भी नहीं था, जो टॉपिक था आज का टॉपिक जो भी था, हम लोग उस टॉपिक को ख़त्म किए। आज के टॉपिक में क्या क्या पढ़े एक बार और देख लेते हैं, रिकॉल कर लेते हैं। तो आज का जो टॉपिक था हम लोग उसमें कर्नाटक युद्ध, तीनों युद्धों के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया, और राज्य का प्रमुख राज्य कौन कौन से थे और राजनीतिक दशाएँ क्या थी, और कर्नाटक युद्ध, ये 2 चीज़ पढ़े हैं। अगले भी लेक्चर में हम लोग बंगाल विजय के बारे में पढ़ेंगे, है ना। ठीक है, चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अगला टॉपिक लेकर। धन्यवाद।